अब जोड़ने के बाद जगह 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 आरएनए प्राइमर जुड़े थे, उन आरएनए प्राइमर के बीच कुछ खंड इस तरीके से जाते हैं, ये वाले खंड, इन खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे समझो, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड रह जाते हैं। अभी जो ओकाजाकी खंड बने हैं, बचे हैं या फिर बने हैं, ये खंड बने हुए हैं, इन खंडों को भरने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम आएगा। जय हिंद दोस्तों, कल हमने बात की थी कक्षा 12 के अध्यक्ष है वंशागति का आणविक आधार, और जिसमें हमने पढ़ा था कि यू डीएनए को ही हम आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं, आरएनए या फिर प्रोटीन को क्यों नहीं कहते। ये किसने सिद्ध किया, कैसे सिद्ध किया, ये बात हम पार्ट 2 में जान चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अध्यक्ष है वंशागति का आणविक आधार, और जिसमें हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ये वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट 3 है। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर हम नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा को मिला दें, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा को अगर हम मिला देते हैं तो बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। और वहीं मैं न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप को और ऐड कर दूं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। डिफरेंस समझ आया? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा मिलाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी दो प्रकार के होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड एंड डीएनए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। सबसे पहले एडेनिन, नाइट्रोजन क्या होता है? एडेनिन। एडेनिन में अगर हम शर्करा जोड़ दें डीऑक्सीराइबोज, जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। डीऑक्सीराइबो शर्करा जोड़ दें तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और उस न्यूक्लियोसाइड को हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन शर्करा बोलेंगे। और उसके बाद अगर हम उसमें फॉस्फेट समूह और ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड को उस न्यूक्लियोटाइड को नहीं, न्यूक्लियोटाइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीएएमपी, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सिंगल फॉस्फेट होता है, याद रखना। कौन सा फॉस्फेट होता है? सिंगल फॉस्फेट होता है इसके अंदर। दूसरा हमारा नाइट्रोजन क्या होता है? ग्वानिन। ग्वानिन में अगर हम जोड़ दें डीऑक्सी राइबो शर्करा, जो डीएनए में राइबो शर्करा होती है वो सेम होती है। कौन शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। पेंटो शर्करा बिल्कुल सेम होती है डीएनए के अंदर। कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। तो हमारे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। वहीं उसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा? डीजीएमपी, शॉर्ट फॉर्म में डीजीएमपी, फुल फॉर्म है इसकी डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद तीसरा नाइट्रोजन खार साइटोसिन। साइटोसिन में अगर हम जोड़ दें डीऑक्सी राइबो शर्करा तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी साइटिडिन। साइटोडिन नहीं, साइटिडिन। और उसमें फॉस्फेट समूह और जोड़ दें तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे डीसीएमपी, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद तीसरा जो नाइट्रोजन क्या होता है, चौथा नाइट्रोजन क्या होता है, वो होता है थाइमिन। अगर उसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा जोड़ दे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, उस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं हम डीऑक्सी थाइमिडिन। फॉस्फेट समूह और जोड़ दे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, उस न्यूक्लियोटाइड को शॉर्ट में बोलते हैं डीटीएमपी। और डीटीएमपी की फुल फॉर्म है डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये हमने बात की डीएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब हम बात करते हैं आरएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। नाइट्रोजन क्या सबसे पहला? एडेनिन। एडेनिन में और जो हमारे आरएनए उसमें शर्करा पाई जाती है राइबो शर्करा। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो शर्करा और इसके अंदर पाई जाती है केवल राइबो शर्करा। एडेनिन में राइबो शर्करा जोड़े तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? एडिनोसिन। इसमें फॉस्फेट समूह और जोड़ दे, फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा नाइट्रोजन ग्वानिन, और ग्वानिन में फिर हम राइबो शर्करा जोड़े तो बनेगा ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप समूह जोड़ देते हैं तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट में हम जीएमपी बोलेंगे, और इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद तीसरा नाइट्रोजन क्या होता है? साइटोसिन। फिर इसमें राइबो शर्करा जोड़ेंगे तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा साइटिडिन। उसके बाद इसमें फॉस्फेट समूह जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे सीएमपी, यानी कि साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद इसमें हमारा यूरेसिल पाया जाता है, किसके अंदर? यूरेसिल जो है वो पाया जाता है आरएनए के अंदर, किसकी जगह? थाइमिन की जगह। डीएनए में थाइमिन
नाइट्रोजन क्षार होता है और आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार होता है। तो यूरेसिल में हम जोड़ेंगे राइबो शर्करा तो बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। कौन सा न्यूक्लियोसाइड? यूरिडिन। और यूरिडिन में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? यूएमपी, जिसको शॉर्ट फुल फॉर्म में हम बोलेंगे यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद बात करते हैं हम डीएनए प्रतिकृति के बारे में कि डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। डीएनए रेप्लिकेशन हम कहते किसे हैं? एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रक्रिया को, जब एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए प्रतिकृति के बारे में सबसे पहले बताया था वाटसन और क्रिक नामक दोनों वैज्ञानिकों ने। लेकिन ये दोनों वैज्ञानिक ये बताने में असमर्थ रहे, मतलब इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहे कि कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या होता है। ये दोनों वैज्ञानिक इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहे। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए, मैथ्यू मेसेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टॉल। इन्होंने इसकी व्याख्या की और बताया, सिद्ध किया या फिर बताया कि जो डीएनए की प्रतिकृति होती है वो कैसी होती है? अर्धसंरक्षी होती है। अब अर्धसंरक्षी क्या है इसके बारे में आपको बताता हूं। इसको ऐसे समझो कि ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए है। प्रतिकृति हम समझो कॉपी होती है, एक डीएनए से दो डीएनए सेम बिल्कुल डीएनए बन जाना, उसको बोलते हैं हम प्रतिकृति। ये डीएनए है। अब ये जो डीएनए है जब इसकी प्रतिकृति होगी तो ये दो रज्जुओं में बढ़ जाएगा, एक इस तरीके से। ये इसकी पहली रज्जु है, ये इसकी दूसरी। अब ये इसकी पहली रज्जु हो गई और इस तरीके से हो जाएगी इसकी दूसरी रज्जु, इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब ये हाफ हाफ हो गया, आधा आधा हो गया, ठीक है, आधा ये रहा और आधा ये रहा। इसके बाद जब इस पे नई इसकी रज्जु बनेंगी, ये जो नई रज्जुएं बन रही हैं इसकी, इस तरीके से नई रज्जुएं बन जाएंगी, इसमें एक रज्जु इधर भी बन जाएगी। अब एक डीएनए से बन गए दो डीएनए। अर्धसंरक्षी का मतलब अब समझो, अब इसमें आधी रज्जु किसकी है? पिता की है, और आधी रज्जु नई बनी है। आधी रज्जु जो है वो इस डीएनए से गई है और आधी रज्जु अलग से बनी है। जो आधी रज्जु यहां से गई है पिता से, इसी को बोलते हैं अर्धसंरक्षी, इसी को बोलते हैं अर्धसंरक्षी। कि इसमें एक रज्जु पिता की होती है और दूसरी रज्जु नई बनती है, यानी कि पिता को गुणों को, आधे गुणों को बचा के रखता है। भाई इसमें कुछ गुण थे, इसमें जीन्स थे, ऐसे समझो को यहाँ पे जीन्स था, यहाँ पे जीन्स था, यहाँ पे जीन्स था, इसमें कुछ जीन्स थे, उन जीन्स में कुछ गुण थे और जो गुण थे वो इसमें चले गए, आधे गुण चले गए, आधे गुण इसमें, आधे गुण नई बनी। यानी कि आधे गुण तो नई नई नहीं बनते हैं, नए भी बन जाते हैं, लेकिन इसमें एक रज्जु पिता की है और एक रज्जु नई बनी है। और जो पिता की रज्जु इसमें बची हुई है उसी को बोलते हैं अर्धसंरक्षी। संरक्षी का मतलब होता है किसी को बचाना, सुरक्षा करना, ऐसे समझो बचाना। इसने किसको बचाया? अपने पिता की आधी रज्जु को बचाया, इसको कहते हैं अर्धसंरक्षी। लेकिन ये सिद्ध कैसे किया? कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया? मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने सिद्ध किया कि डीएनए अर्धसंरक्षी होता है। कैसे? अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक जीवाणु लिया जिसका नाम था एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में हम ई कोलाई बोलते हैं, और ई कोलाई हम यहाँ पर यूज करेंगे, ई कोलाई बोलते हैं। अब ई कोलाई जब इन्होंने लिया तो दो झाड़ लिए, इसके बाद उन्होंने दो झाड़ लिए, यानी कोई बर्तन लिए। ये झाड़ है, ये झाड़ ए है और ये झाड़ तुम्हारा बी है। ये झाड़ ए हो गया, ये झाड़ बी हो गया। अब झाड़ ए के अंदर इन्होंने डाला पोषणीय पदार्थ, पोषणीय पदार्थ डाला, और उस पोषणीय पदार्थ में क्या डाला? N15 भारी नाइट्रोजन। और इसके अंदर डाली N15 सॉरी 14 N14 नाइट्रोजन। इसमें डाली N15 और N14। अब इसमें डाल दिए कुछ एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई जीवाणु, इसमें भी डाल दिए।
इसके बाद 20 मिनट बाद इनकी डीएनए का अध्ययन किया गया। अध्ययन किया, ये है झार ए वाला और ये है झार बी वाला एस्चेरिचिया कोलाई का डीएनए। जो एस्चेरिचिया ई कोलाई झार ए के अंदर थे ये उनका डीएनए है, और जो झार बी के अंदर थे उनका डीएनए। अब इनकी दोनों रज्जुओं में, इन दोनों रज्जुओं में N15 नाइट्रोजन पाई गई और इसकी दोनों रज्जुओं में N14 नाइट्रोजन पाई गई। दोनों रज्जुओं में, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। झार ए वाले की में 15 नाइट्रोजन पाई गई और झार बी वाले की में 14 नाइट्रोजन पाई गई, नाइट्रोजन 14 पाई गई। अब इन्होंने क्या किया कि इससे निकाले ई कोलाई इसमें डाल दिए, इससे निकाले इसमें डाल दिए, यानी कि झार ए वाले कुछ मतलब एस्चेरिचिया कोलाई झार बी में डाल दिए और झार बी में से लेकर झार ए के अंदर डाल दिए। पोषणीय पदार्थ नहीं बदला, पोषणीय पदार्थ इसके अंदर N15 ही रहा, इसके अंदर N14 ही रहा। अब ए झार बी झार, पोषणीय पदार्थ इसके अंदर कौन सा है N15, इसके अंदर N14। एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई है इसके अंदर, ये है आपके ई कोलाई। अब अदला बदली कर ली गई कि झार ए वालों को तो डाल दिया गया झार बी में, यहां से निकालकर इसमें डाल दिया, इसमें से और झार बी से निकालकर डाल दिया झार ए में। अब कुछ टाइम बाद इनके डीएनए का अध्ययन किया गया। क्या किया गया? कुछ टाइम बाद इनके डीएनए का अध्ययन किया गया तो इन्होंने पाया कि पहले हम बात करते हैं ए के बारे में। 2 रज्जुएं बनी। कितनी रज्जु बनी? 2 रज्जुएं बनी। पहली रज्जु में था N15 नाइट्रोजन, लेकिन जो दूसरी रज्जु बनी, दूसरी रज्जु में पाया गया N14 नाइट्रोजन, N14 नाइट्रोजन, N15 नाइट्रोजन। वहीं अगर बी झार वालों की स्टडी की गई, अध्ययन किया गया, तो इसमें पाई गई, इसकी जो पहली रज्जु थी उसमें पाई गई N14, लेकिन दूसरी रज्जु में पाई गई N15। तो इससे सिद्ध हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमने क्या किया था कि इन वालों को डाल दिया था इसमें और इन वालों को डाल दिया था इसमें। इसके अंदर था N15, इसके अंदर था N14। अब इसमें क्या हुआ कि पोषणीय पदार्थ से जब 14 वालों को डाला गया 15 के अंदर, नाइट्रोजन 14 वालों को डाला गया 15 के अंदर, तो रिजल्ट कुछ ये आया, यानी कि एक रज्जू में कौन थी नाइट्रोजन 15 थी और एक रज्जू में थी नाइट्रोजन 14। इससे सिद्ध हुआ कि जो डीएनए है वो अर्ध संरक्षी होता है। वहीं फिर इसके बाद इसका अध्ययन किया गया, इसकी रेप्लिकेशन हुई। इसकी रेप्लिकेशन होने के बाद 2 डीएनए बने। इसमें नाइट्रोजन 15, इसमें नाइट्रोजन 40, इस दोनों में नाइट्रोजन 14। अब इसमें कैसे बनी नाइट्रोजन 14? ये रज्जु आदि कटी, N15 वाली आ गई यहाँ पे, नई रज्जु बनी N14 वाली इसके अंदर। ये झार बी की बात हो रही है, किसकी? झार बी का अध्ययन किया गया, ये झार बी का अध्ययन है। लेकिन वहीं अगर एक दूसरा अलग बना भाई, N15 से ये बना, N14 के अंदर ये आया, और जिसमें पोषणीय पदार्थ से आने के बाद इसमें नाइट्रोजन 14 हो गई और इसमें भी नाइट्रोजन 14 हो गई। जब अध्ययन किया गया किसका? झार बी से निकालकर ई कोलाई का, तो रिजल्ट कुछ ये आया और इससे सिद्ध हुआ कि डीएनए कैसा होता है? अर्ध संरक्षी होता है, आधी रज्जू बचा के चलता है। ये सिद्ध किसने किया? फ्रैंकलिन, स्टॉल और मैथ्यू मेसेल्सन ने। अब हम बात करते हैं डीएनए प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन के बारे में। एक डीएनए से 2 डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम डीएनए प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की कॉपी होना। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले एक एंजाइम आएगा टोपो आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम आएगा? टोपो आइसोमरेज। ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम जहां आएगा
ये होता है हमारा डीएनए, कुंडलित डीएनए। यहाँ पे एक कट लगा देगा, ऐसे करके आएगा टोपोआइसोमरेज एंजाइम और यहाँ पर लगा देगा एक कट, और इस कट को जहां पर लगाएगा इस कट को बोलते हैं हम ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओआरआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओआरआई। अब जो ये ओआरआई बनता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम आया जिसने एक कट लगाया, उस कट को बोलते हैं ओआरआई, और ये कट लगता है, ये बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने के बाद। ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देगा, तब बनेगा क्या? ओआरआई। अब क्वेश्चन बने कि ओआरआई कौन से बंध को तोड़कर बनता है? तो ओआरआई जो बनता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने के बाद बनता है। और ओआरआई कौन बनाता है? टोपोआइसोमरेज एंजाइम बनाता है ओआरआई। अब इसने लगा दिया कट। अब कट लगाने के बाद इस कट जहां पर लगा है वहां पर एक एंजाइम आएगा जिसको कहते हैं हम हेलिकेज। यहां पर वो कट लगा था इस तरीके से, अब एक एंजाइम आएगा हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम आएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। वो इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देगा। नाइट्रोजन क्षार के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं उन हाइड्रोजन बंध को तोड़ देगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और संरचना बन के कुछ आएगी इस तरीके से। जो संरचना बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से। संरचना बनेगी कुछ इस तरीके से। हेलिकेज एंजाइम आया और हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया? हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया। अब एक एंजाइम आएगा प्राइमेज एंजाइम, यहां पे आएगा प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा? एक एंजाइम आएगा जिसको बोलते हैं हम प्राइमेज एंजाइम, यहां पे आएगा। और प्राइमेज एंजाइम स्टार्ट करेगा आरएनए प्राइमर बनाना। आरएनए प्राइमर मींस आरएनए के छोटे छोटे खंड इस तरीके से छोटे छोटे खंड बनाने स्टार्ट करेगा। लेकिन इन खंडों को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है डीएनएमपी की। इसका मतलब है डीऑक्सी। इन आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? डीएनएमपी की, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, हमारी सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर पाया जाता है डीएनटीपी, यानी कि ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे मोनोफॉस्फेट है, यहाँ पे पाया जाता है हमें बॉडी के अंदर पाया जाता है ट्राइफॉस्फेट, और हमें आरएनए प्राइमर बनाने के लिए आवश्यकता है डीएनएमपी की। अब एक एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आने के बाद क्या करेगा कि डीएनटीपी को, डीएन फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। डीएनटीपी को बदल देगा ये दो फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएंगे। अलग होने से ऊर्जा मुक्त होगी, हमें प्राप्त हो जाएंगे डीएनएमपी यानी कि मोनोफॉस्फेट। अब आरएनए प्राइमर बनना स्टार्ट हुआ, और आरएनए प्राइमर धीरे धीरे डीएनए पॉलीमरेज लाकर उनको इस तरीके से जोड़ देगा, इस तरीके से जोड़ देगा। अब जोड़ने के बाद जगह जगह आरएनए प्राइमर जुड़े थे, उन आरएनए प्राइमर के बीच कुछ खंड इस तरीके से रह जाते हैं, ये वाले खंड। इन खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड, इनको क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे समझो, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड रह जाते हैं। अभी जो ओकाजाकी खंड बने हैं
बचे हैं या फिर बने हैं, जो खंड बने हुए हैं, इन खंडों को भरने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम आएगा और धीरे 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 इन खंडों को भर देगा। अब ये धीरे धीरे संरचना, ये जो हमारा एंजाइम था पहले वाला हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे इनको तोड़ता हुआ चलेगा, ये संरचना बनती हुई चलेगी और फाइनली हमें 2 डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से, इस तरीके से हमें 2 डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो डीएनए की जो प्रकृति होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, यानी कि ये डीएनए बनता हुआ चले जाएंगे इस तरीके से। कभी भी ऐसे मत समझना कि अलग अलग रज्जु हो जाती है उसके बाद, नहीं, ये रज्जु जुड़ी होंगी, जुड़ी होने के बाद इस तरीके से ये रेप्लिकेशन चलती रहेगी। ये मेरी डाउट थी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत जब टाइम रिसर्च करने के बाद डाउट मेरी क्लियर हुई है कि इस तरीके से होगी ये डीएनए। ये जो हेलिकेज एंजाइम ऊपर तरफ इनको तोड़ता हुआ चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डों को, और ये जो हमारा एंजाइम है आरएनए प्राइमर जो बनते हैं प्राइमेज एंजाइम से, आरएनए प्राइमेज एंजाइम धीरे धीरे आरएनए प्राइमर जोड़ता हुआ चलेगा। इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ऐसे करके ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। ये हमने खत्म किया डीएनए रेप्लिकेशन।